तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स के टॉपिक में। बायोमॉलिक्यूल्स यानी जो हमारी लाइफ के सर्वाइवल के लिए एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के बारे में आज हमें बात करना है। हम अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स के बारे में सुनते भी हैं और जानते भी हैं कि इनके वजह से ही हम जीवित हैं। हमारा लाइफ टोटली उन्हीं पर डिपेंड है जिनके बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस समय आपके दिमाग में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं जिनको आप कह सकते हैं कि वो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, जिसके अंतर्गत हम कई तरीके के बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम प्रोटीन के बारे में कह सकते हैं जो कि अमीनो एसिड्स के बारे में आइडिया देगा। इसी तरीके से हम लिपिड्स या फैट्स के बारे में हम बात कर सकते हैं जो कि एक खास तौर पे बना हुआ एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा विटामिन्स हैं और एंजाइम्स हैं और हार्मोन्स हैं। बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज में बायोमॉलिक्यूल्स अलग अलग फंक्शन करते हैं हमारे लिए, जिसकी वजह से हमारा जीना या हमारा जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल हो पाता है। इसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, जिससे हम स्टार्ट करेंगे और उसी के बाद हम वन बाय वन करके हर एक को लेकर के चलेंगे। इस चैप्टर में मैक्सिमम वेटेज जो स्टार्टिंग का दिया गया है वो कार्बोहाइड्रेट्स पे काफ़ी फोकस किया गया है। उसमें केमिस्ट्री के बेसिस पर उसके बारे में जानकारी दी गई है। उसके अलावा जो उसके अप्लाइड एस्पेक्ट्स हैं उन पर भी क्वेश्चन किए गए हैं। तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है कि वो बनाते ही हैं, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है और बाकी एक क्वेश्चन और भी आ सकता है। तो मैक्सिमम 2 या मिनिमम 1 तो होगा ही होगा क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसा शब्द था जो कि शुरुआती दौर में गलत समझ की वजह से दे दिया गया था। इसके बारे में कहते थे कि ये कार्बन का हाइड्रेट है। ऐसा लोग सोचते थे कि कार्बोहाइड्रेट एक्चुअल में जो ये आइडिया दिया गया तो उन लोगों ने सोचा था कि जैसे C.H2O यानी कार्बन का हाइड्रेट जैसा कुछ होता होगा, ऐसा मान करके कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लूकोज का सिंपल फार्मूला C6H12O6 है। अगर इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं C6H2O का होल 6। तो स्टार्टिंग में जो इसके स्ट्रक्चर के बारे में इमेजिनेशन किया गया था उसमें ये मानते थे कि हर एक कार्बन एक एक H2O मॉलिक्यूल लेकर के हाइड्रेट के फॉर्म में एक एक वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़े हुए हैं। इस तरीके का इमेजिनेशन रखते हुए इसके बारे में स्ट्रक्चर की कल्पना की गई थी। बाद में चल करके पता चला कि ऐसा कुछ होता नहीं है। तमाम ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो इस तरीके के फार्मूले में फिट ही नहीं होते, लेकिन फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो अल्टीमेटली इसका एक जनरल फार्मूला बनाया गया। कहा गया कि कोई भी ऐसा पॉलीहाइड्रोक्सी यानी जिसमें कई सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, जो कि अपने साथ एक और प्रॉपर्टीज रखता है, वो है ऑप्टिकल एक्टिविटी का। तो आज के डेट में जो हम कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीशन देते हैं, हम कहते हैं कि किसी टर्मिनल पर जुड़ा हुआ एल्डिहाइड या कीटोन का फंक्शनल ग्रुप और उसके साथ साथ अटैच्ड और भी ग्रुप्स हैं कार्बन की चेन में, वो है पॉलीहाइड्रोक्सी OH ग्रुप की कई सारी नंबर्स में यहां पर नजर आते हैं। इसके अलावा ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल बना करके अगर देखें इस बात को, तो आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को सोच सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये OH होगा। बीच में मैं बहुत अभी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को नहीं करना चाहता हूं। यहां पर मैं सिंपल, अभी एकदम सिंपल मैं इसका स्ट्रक्चर की आपके सामने डिजाइनिंग कर रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये रियल में होता कैसा होगा। अभी बिल्कुल भी मैं एग्जैक्ट जो कोर केमिस्ट्री है उस पर नहीं जा रहा हूं, बस एक सिंपल सा डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर आप देखेंगे, हालांकि जब इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है तो इसमें OH ग्रुप के ओरिएंटेशन को आगे मैं बदलूंगा, लेकिन अभी सिर्फ आप ये समझें कि इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के रूप में आप कह सकते हैं ग्लूकोज को, और जबकि फ्रक्टोज की बात आती है तो यहां पर सेकेंड कार्बन पर कीटोनिक ग्रुप होता है। तो कीटोन के रूप में जब हम कहते हैं तो फ्रक्टोज का एक एग्जांपल आप सोच सकते हैं और एल्डिहाइडिक ग्रुप के रूप में आप ग्लूकोज का एग्जांपल ले सकते हैं। यहां पर जब हम इसके ग्लूकोज के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे तो इसके एक्चुअल OH ग्रुप के ओरिएंटेशन पर भी बात करेंगे। अभी मुझे कंफ्यूज नहीं करना है, इसलिए मैं सिर्फ एक सिंप्लीफाइड बात बताया आपको। दूसरी बात यह है कि हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि जो हम C.H2O का जो तरीका था उसको हम लोगों ने
नेग्लेक्ट किया और एक नए कॉन्सेप्ट को लाया जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन के रूप में इसके स्ट्रक्चर को देखा। तो इसका हम केमिकल प्रूफ भी देखने की कोशिश करेंगे, कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से रिएक्शंस हैं जिसकी मदद से कार्बोहाइड्रेट के, सॉरी यहां पर OH नहीं होगा, ये H है, तो यहां पर इस एल्डिहाइडिक ग्रुप के प्रेजेंस को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि आखिर कैसे हम इस एल्डिहाइडिक ग्रुप के प्रेजेंस को जस्टिफाई कर सकते हैं, कैसे हम यहां पर पाए जाने वाले बाकी जो अल्कोहलिक ग्रुप हैं कैसे उसकी प्रेजेंस को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। इसमें भी अल्कोहलिक ग्रुप में भी 2 कैटेगरी होगा। इसमें यहां पर आप देखें तो 1 2 3 4 5, इसमें जो बीच के 4 हैं ये सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप हैं, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं ना। तो यहां पर 2 अलग अलग कैटेगरी में ये डिवाइडेड हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये सेकेंडरी अल्कोहल है और यहां पर ये है प्राइमरी अल्कोहल। तो इस तरीके से हमने इसके बारे में देखा है, इसके स्ट्रक्चर को, कि इसका स्ट्रक्चर में किस यहां पर कुछ सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं और कुछ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं। तो यहां पर आप इस चीज को देखेंगे तो हमने यहां पर देखा ये है हमारे ग्लूकोज का एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर। तो इसी की बेसिस पर कहा गया था ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, ये नाम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए दिया गया। ये शब्द गलत हो गया जिसमें हम कहते थे कार्बन का हाइड्रेट, लेकिन चूंकि इसे ज्यादा फेमस में मींस ज्यादा प्रचलन में आज भी यही शब्द है, इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स आज भी बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट केमिस्ट्री के हिसाब से यही शब्द होना चाहिए। चलिए अब हम क्लासिफाई करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर इसके नाम को चेंज किया गया। इसमें देखा गया है, इसको क्लासिफाई करते समय यह देखा गया है कि क्या वो हाइड्रोलिसिस के साथ साथ कितने अपने मिनिमम फॉर्म्स में वो बदल सकता है। तो जो सबसे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो है मोनोसैकेराइड, यानी ये फर्दर हाइड्रोलिसिस के बाद कोई और अपने से सिंपल फॉर्म नहीं दे सकता। मोनोसैकेराइड्स का एग्जांपल आपको पता भी होगा, आप लोग बायोकेमिस्ट्री के रूप में आपने पढ़ा भी है बायो में, इसलिए मैं ज्यादा इस पर फोकस नहीं करूंगा। ग्लूकोज, फ्रक्टोज आपको पता है। डाइसैकेराइड्स की हम बात करते हैं तो सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। आपको पता है सुक्रोज क्या होता है, जिसको हम केन शुगर कहते हैं, या घर में जो हम चीनी इस्तेमाल करते हैं चाय बनाने के लिए वो सुक्रोज होती है। माल्टोज और लैक्टोज जो मिल्क शुगर है, इसमें आपको सारी चीजें पता है, बस हम मुझे यहां पर बताना है कि सुक्रोज में जो इसके मोनोमर्स हैं उसके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है। वो बॉन्डिंग के बेसिस पर आपसे सवाल पूछा जाएगा। माल्टोज है तो माल्टोज में जो मोनोमर्स हैं वो कैसे डाइसैकेराइड्स बनाते हैं और बॉन्डिंग कहां पर होती है। इसी तरीके से लैक्टोज में भी आपसे ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा। आपको घबराना नहीं है, जहां से सवाल बनेगा वो हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ट्राइसैकेराइड्स वो होते हैं जो हाइड्रोलिसिस के बाद 3 मोनोमर दे सकते हैं। इसी तरीके से टेट्रासैकेराइड हो सकता है। पेंटासैकेराइड करते करते ये जब 10 के आसपास पहुंच जाते हैं तो इनको एक कॉमन टर्म हम देते हैं, हम कॉमन नाम देते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉली मींस मेनी, सैकेराइड्स मींस शुगर, मींस आप समझ सकते हैं मेनी मोनोमर्स। तो कहा गया ये पॉलीसैकेराइड्स में क्या होता है, ये कई सारे मोनोमर्स को हाइड्रोलिसिस के बाद ये देते हैं। तो पॉलीसैकेराइड कब बोलेंगे, ये टर्म काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। पॉली मींस समझ में आ जाता मेनी है, लेकिन आपको समझना होगा जब मोर देन 10 मोनोमर्स देने लगते हैं तो ऐसे असेंबली को हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड। इसके बीच में क्या था, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरीके से हम कहते हैं। सैकेराइड आगे आप जोड़ते जाएं। आपको समझना होगा ट्राई से लेकर के जो हम 9 तक जो हम कहते हैं उनको हम सीधे एक जनरल टर्म कह सकते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड्स मींस क्या होता है, थोड़ी बहुत बड़ी चेन नहीं होगी, उससे छोटी होगी। आप ये समझ सकते हैं मीडियम लेवल की कार्बन की, सॉरी मोनोमर्स की लेंथ होगी इसमें। तो ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, ओलिगो मींस लिटिल, या इस तरीके से ग्रीक भाषा का एक टर्म है। पॉली मींस होता है मेनी। तो ये ट्राई से लेकर के पॉली के बीच में हम एक जनरल टर्म दे देते हैं ओलिगो। ये इसी ओलिगो में आएगा टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड, इस तरीके के टर्म्स दिए जाते हैं। लेकिन आपको जानना नहीं है, आपको यहां पर सिर्फ डाइसैकेराइड्स जानना है और उसके बाद आपको जानना है पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। पॉलीसैकेराइड्स में ओरिएंटेशन कहां पर होगा, इसमें बॉन्डिंग कहां होगी, ब्रांचिंग कहां पर होगा, इस पर बेस्ड आपसे सवाल पूछे जाएंगे। पॉलीसैकेराइड्स का एग्जांपल आपको स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये आपको पता है। इसका थोड़ा सा केमिस्ट्री के हिसाब से ओरिएंटेशन कैसा होगा उस पर बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, उसको मैं आपको बताऊंगा। अब
एक और टर्म जो कि आपके लिए ज्यादा जरूरी है जानना, आप एक बात समझ लें कि हर शुगर मीठा नहीं होता, हर कार्बोहाइड्रेट मीठा नहीं होता। यह बात आप समझ लीजिए। जैसे हम एक अपने दिमाग में रखे रहते कार्बोहाइड्रेट है तो मीठा ही होगा, ऐसा नहीं होता है। आप देखे होंगे जब आप चपाती खाते हैं, रोटी खाते हैं, पराठा खाते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि वो क्या है, वो स्टार्च है। वो स्टार्च पॉलीसेकेराइड है जिसमें ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट्स जुड़ करके एक साथ पाए जाते हैं। और एक बात समझ लीजिएगा, ग्लूकोज की जब चेन 1 2 3 4 तक रहती है तब तक उसमें मिठास होती है। जब ग्लूकोज की चेन लंबी होने लगती है तो मिठास धीरे धीरे कम होने लगती है। यही वजह है कि जब आप रोटी खाते हैं तो स्टार्टिंग में आपको मिठास बिल्कुल नहीं नजर आती, जबकि अगर उतना बड़ा अगर आप एक चीनी का अगर आप 2 चम्मच चीनी खा लें तो आपको कितना मीठा लगने लगता है। लेकिन आप रोटी 3-4 खा जाते हैं फिर भी आपको मिठास नहीं महसूस हो पाता। वो इसलिए वो सब कुछ शुगर का वो भी बना हुआ है, लेकिन पॉलीमर फॉर्म में है, पॉलीसेकेराइड है, तो इसलिए उसमें मिठास नहीं नजर आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने देखा होगा जब आप चपाती को कूच कूच के खाने लगते हैं थोड़ी देर बाद वो मीठा लगने लगता है। वो क्यों लगने लगता है? क्योंकि उस पर एंजाइम्स एक्ट करके स्टार्च को धीरे धीरे उसको डाइमर तक तोड़ करके जब लेकर के आने लगते हैं फिर हमें मिठास दिखने लगती है। तो जब डाइसेकेराइड फॉर्म तक पहुंच जाता है तो धीरे धीरे हमें मिठास महसूस होने लगता है कि रोटी में मिठास है, इसलिए लोग कहते हैं कूच कूच करके खाना चाहिए। तो आपको मेरे कहने का मतलब ये था कि कार्बोहाइड्रेट 2 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, शुगर और नॉन शुगर। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको खाने के बाद हमें मिठास महसूस होता है वो शुगर कहलाते हैं। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज, आप जो हनी खाते हो वो भी मीठा लगता है, वो है क्या? फ्रक्टोज है। इसी तरीके से आप माल्टोज को लेते हैं वो भी थोड़ा बहुत मीठा लगता है। आपने देखा होगा लैक्टोज, मिल्क शुगर, वो भी मीठा लगता है। लेकिन अगर आपसे कहूं स्टार्च, नहीं मीठा लगता। अगर मैं आपसे कहूं ग्लाइकोजन सेलुलोज, वो नहीं मीठा लगता। तो वो क्या है? नॉन शुगर की कैटेगरी में है। तो शुगर और नॉन शुगर ये टेस्ट के बेसिस पर हैं और इसके पीछे जो बेसिक रीजन है वो है चेन की लेंथ ज्यादा होगी तो मिठास नहीं मिलता है। अब यहां पर हम देखेंगे एक और कॉन्सेप्ट, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर हम किसे कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं, इस पर सवाल पूछा जा सकता है। रिड्यूसिंग शुगर के रूप में आप मैक्सिमम एग्जांपल याद रखिएगा। नॉन रिड्यूसिंग शुगर के रूप में आपसे जो पूछेंगे वो सुक्रोज का एग्जांपल पूछ सकते हैं। सुक्रोज का एग्जांपल क्यों पूछेंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। एक्चुअल में क्या होता है कि रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बीच में डिफरेंस है इस टर्मिनल एल्डिहाइडिक ग्रुप के बेसिस पर ये सारी बात कही जाती है। आप जानते हैं टर्मिनल जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है यहां पर आप जानते हैं कि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर यूं कह लें कि कुछ ऐसे टॉलेंस या फैलिंग सोल्यूशन के साथ एक्ट करके ये ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। ये केमिस्ट्री का पार्ट है जिसको सर ने बताया होगा कि जब इस पर टॉलेंस रिएजेंट या फिर फैलिंग सोल्यूशन के साथ जब इसका एक्ट कराते हैं तो ये फॉर्म आसानी से एसिडिक फॉर्म में बदल जाता है। तो ये एसिडिक फॉर्म में बदल जाता है इसलिए ये आसानी से क्या कहलाएंगे, अपने आप को ऑक्सीडाइज करते हैं, इसलिए दूसरा कोई रिड्यूस होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। आपको बात समझना होगा। आपको मैंने बताया था कि ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है ये खुद ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है और इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए आपने पढ़ रखा है कि एल्डिहाइडिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज करने के लिए टॉलेंस रिएजेंट या फिर फैलिंग सोल्यूशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। जब इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये होता है ऑक्सीडाइज होने के लिए किसी न किसी का या तो इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा या तो ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। आप ये फंडामेंटल्स जानते हैं। जब दूसरे का ये लेते हैं किसी को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या फिर किसी से ऑक्सीजन लेंगे। तो जब किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे अपना या किसी का ऑक्सीजन लेंगे तो आप समझ सकते हैं ये ऑक्सीडेशन की जनरल प्रॉपर्टी होती है। जब किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। खुद ऑक्सीजन ले रहे हैं तो इसलिए ऑक्सीडाइज होंगे। ये फंडामेंटल्स जो आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पढ़ते हैं वही बात यहां पर लागू होता है। ये खुद ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा क्या होगा, रिड्यूस होगा। दूसरा रिड्यूस होगा इसीलिए इनका नेचर हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। ये खुद क्या कहलाते हैं, ग्लूकोज क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग शुगर। सारे रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। यहां पर आपको समझना होगा सुक्रोज को अगर कहा जाए, और पॉलीसेकेराइड्स भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं लेकिन पॉलीसेकेराइड्स को मेंशन नहीं किया है। आप यहां पर समझ लें
सुक्रोज का एग्जांपल एनसीईआरटी ने मेंशन किया है जिस पर सवाल पूछा जा सकता है। ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में, आगे हम डिस्कस करेंगे, इसके स्ट्रक्चर में जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है वो एक्सपोज नहीं होता है, वो पार्ट एक्सपोज नहीं होता है जो ऑक्सीडाइज हो सकता है। जब इसका पार्ट ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो दूसरा रिड्यूस नहीं होगा, इसीलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है। रिड्यूसिंग शुगर में ग्लूकोज आता है, बाकी जितने भी हैं डाइसैकराइड्स वो आते हैं एक्सेप्ट सुक्रोज। फ्रक्टोज भी इसी कैटेगरी में आता है। फ्रक्टोज इसलिए रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में रखा गया है जबकि फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कीटोनिक ग्रुप होता है। आप यहां पर देखेंगे फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर में कीटोन का ग्रुप होता है। यहां पर टर्मिनल पर भी OH रहता है, नीचे भी सारे OH ग्रुप लगे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये रिड्यूसिंग शुगर माना जाता है। जबकि कीटोन सामान्य तौर पर जब कीटोन होता है किसी के स्ट्रक्चर में तो वो रिड्यूस नहीं कर सकता, वो खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, ये बात आपको पता है। कीटोनिक ग्रुप क्या होता है, खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, इसीलिए यहां पर अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज अगर चलें तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रक्टोज का कीटोनिक ग्रुप ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है। ये हमारे सामने बात समझ में आती है, लेकिन इसके बावजूद भी देखा गया है कि फ्रक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, इसके बावजूद कि इसके पास कीटोनिक ग्रुप है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ड्यूरिंग रिएक्शन ये कीटोनिक ग्रुप अपने आप को आइसोमराइज करता है और ये बदल जाता है एल्डिहाइडिक फॉर्म में, और एल्डिहाइडिक फॉर्म में बदलने की वजह से ये रिड्यूसिंग शुगर बन जाता है। रिड्यूसिंग शुगर का कॉन्सेप्ट आप समझ लें, आपको सर ने पहले बताया होगा, दूसरे को रिड्यूस करना, खुद ऑक्सीडाइज होना। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर कीटोनिक ग्रुप होने के बावजूद भी ये रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि ड्यूरिंग द रिएक्शन ये अपने कीटोनिक ग्रुप को आइसोमराइज करके एल्डिहाइडिक ग्रुप में बदल देता है और उसकी वजह से फ्रक्टोज को भी रिड्यूसिंग शुगर माना गया है। तो मोनोसैकराइड सारे, डाइसैकराइड में एक्सेप्ट सुक्रोज, ये एग्जांपल आपको याद रहना चाहिए। तो यहां पर एक बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोगों ने बनाया। अब इसके बाद हम लोग देखने की कोशिश करेंगे केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिहाज से, एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट के एस्पेक्ट के मुताबिक हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्यों कार्बन का हाइड्रेट नहीं है। कैसे माना जाए कि इसके पास एक CHO ग्रुप है। ग्लूकोज के रेफरेंस में मैं आपको अगर ये बात बोलूं तो ग्लूकोज के रेफरेंस में हमें ये बात डिस्कस करना होगा, कैसे मान लिया जाए कि इसके पास एक CHO ग्रुप है, कैसे मान लिया जाए कि इसके पास कुछ सेकेंडरी अल्कोहल है, कैसे मान लिया जाए कि इसके पास एक प्राइमरी अल्कोहल है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बात करेंगे इन्हीं सारी चीज़ों पर कि इसका प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप कैसा है, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप कैसे हैं, उनका ओरिएंटेशन कैसा है, OH ग्रुप का ओरिएंटेशन भी हमें ध्यान देना है और टर्मिनल पर OH ग्रुप पर भी, CHO ग्रुप पर भी ध्यान देना है।